नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ अच्छी कुछ शानदार, कुछ मजेदार। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मोटिवेशन। जी हाँ, और ये चैप्टर है क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बीएसटी का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो है उस चैप्टर नंबर 4 जो है उस 4 चैप्टर का मोटिवेशन टॉपिक है। और इसकी आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का आपकी बुक में क्या रोल है, इस चैप्टर को आपकी बुक में क्यों दिया गया है। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन है, अलग अलग स्कॉलर्स ने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा है, उन सभी चीजों को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हो जाइए रेडी मेरे साथ जानने के लिए मोटिवेशन को, क्योंकि मोटिवेशन जो है एक आंतरिक इच्छा शक्ति है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं भी आज आपको प्रेरित कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए और लोगों को दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना रोल मैं कर रहा हूं पढ़ाने का, उतना रोल आप भी कर सकते हैं, बस इसको शेयर करके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मोटिवेशन क्या है और क्या रोल है इस चैप्टर का आपके बुक में। देखिए, सबसे पहली चीज मोटिवेशन के बारे में यहां पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा है और उसकी लिखी हुई लाइन बहुत अच्छी है कि याद रखना, जिद्दी इंसान की जिद ही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं पाते। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी पूछे, रे बंदे तेरी रजा क्या है, अरे तू चाहता क्या है। व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसमें दौड़ने का एक सपना है, एक जुनून है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति क्या नहीं कर रहा, आज वो आर्टिफिशियल लेग के सहारे दौड़ के दिखा रहा है। तो अगर जुनून हो कुछ कार गुजरने की, तो चाहे राह में मुश्किलें कितनी भी आए, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस चैप्टर को आपकी बुक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है। इस चैप्टर को आपकी बुक में देने के पीछे उद्देश्य यह है कि बच्चे मोटिवेशन के बारे में जान सके, साइकोलॉजिकल जान सके। क्योंकि ये चैप्टर जो है मोटिवेशन, ये आपके मैनेजमेंट का नहीं अपितु साइकोलॉजी का है। और प्रबंधन में जो एक प्रबंधक जो है वो मानव संसाधन का जब प्रबंध करता है, उन लोगों से काम करवाता है, तो उन लोगों की साइकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ता है। कौन व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्यार से बोलोगे तो वो मान जाएंगे, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्यार से बोलोगे तो नहीं मानेंगे, सर चढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति इसी में मोटिवेट हो जाते हैं कि बेटा आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपके पापा का नाम रोशन होगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको चाहे कितना भी पापा के नाम के आगे हैलोजन लगा दे, लाइट लगा दे, तो भी वो मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उनको तो जब तक डांट फटकार नहीं लगती तब तक वो नहीं आगे कोशिश करते। तो व्यक्ति के मानव संसाधन जो है एक संस्था में काम कर रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के लोग संस्था में काम करते हैं। उनके रुचि को जान सके, उनकी आवश्यकता को जान सके, उन लोगों को कैसे उन लोगों से कैसे काम करवाया जाए ये जान सके, इसलिए एक प्रबंधक को मोटिवेशन की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति की अनिच्छा को इच्छा शक्ति में कन्वर्ट करती है। व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं होती तो उसको इच्छा में कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करने वाला जो बिंदु है वो है मोटिवेशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखिए, वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वह है कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग करना। किसका? मानव संसाधनों का।
संसाधनों का कुशलतम और श्रेष्ठ उपयोग करना। संसाधन क्या है बता चुका शुरू में फर्स्ट चैप्टर में कि वो सभी चीजें जो हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करवाती है, जिनके द्वारा हम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वो सभी चीजें संसाधन कहलाती है। ठीक है, जस्ट लाइक ये पेन मेरे हाथ में है तो ये मेरे लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बुक्स का जो पेज देख रहे हैं, या फिर कैमरा लग रहा है या मोबाइल लग रहा है, ये सब क्या मेरे लिए रिसोर्सेज हैं। तो बात कर रहे हैं संसाधनों का कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग करना है। मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग एक चुनौतीपूर्ण जटिल कार्य है। किसकी बात कर रहे हैं? मानवीय संसाधनों की बात कर रही है। जी हाँ, मानवीय संसाधनों में ध्यान रखना केवल मानव को, केवल मनुष्य को शामिल करते हैं, किसी भी पशु पक्षी जानवर या किसी भी अन्य चीज को शामिल नहीं करते हैं। और यह एक चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है। मानव संसाधन जटिल, मानव संसाधन से बेहतर काम करवाना, उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करना क्यों है जटिल, क्यों है चुनौतीपूर्ण कार्य? देखिए, संस्कृत में एक लाइन कही गई है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि हर व्यक्ति के पास अलग सोचने की शक्ति होती है, हर व्यक्ति का देखने का दृष्टिकोण होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके व्यूज होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। हर मस्तिष्क में हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। तो बात कर रहे हैं कि जब अनेक सारे लोग और अनेक सारे उनके व्यूज, अनेक सारे उनके काम करने के तरीके, तो उनको कैसे सबको एकजुट में बांध के रखा जाए, ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। इसलिए कहा गया है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने या न करने के प्रति चिंतन और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। उनकी जो देखने का जो उनका तरीका है, जो नजरिया है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में केवल मनुष्य ही सजीव एवं गतिशील होता है। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य की कार्य करने की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेरण नितांत आवश्यकता है। और यहां पर एक शब्द आया, इच्छा को प्रभावित करने के लिए। किसको प्रभावित करने के लिए? इच्छा को प्रभावित करने के लिए। तो इच्छा को प्रभावित करने के लिए क्या जरूरी है? इच्छा को प्रभावित करने के लिए जरूरी है मोटिवेशन। क्लियर? चलो, तो हम बात कर रहे थे कि विभिन्न संसाधनों में केवल मनुष्य ही सजीव एवं गतिशील होता है। सजीव और गतिशील केवल मनुष्य ही होता है। ध्यान रखना, जितने भी और अधिक भौतिक संसाधन है उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य की कार्य करने की इच्छा को प्रभावित, ठीक है, तो इच्छा को प्रभावित मत, एक शब्द को यहाँ पर बता रहा हूं कि मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छा को क्या करती है? इच्छा को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता एवं उसके द्वारा किए गए कार्य निष्पादन में जो अंतर होता है उसको न्यूनतम करने का कार्य करती है। देखिए, मोटिवेशन जो है क्या काम करती है? मोटिवेशन उसकी कैपेसिटी एंड उसकी जो परफॉर्मेंस, यहां पर दो शब्द हैं, एक कैपेसिटी है, दूसरी परफॉर्मेंस है। कैपेसिटी और परफॉर्मेंस। कैपेसिटी दिखाती है कि आपने कितना काम किया, ठीक है, आप कितना काम कर सकते हो, और परफॉर्मेंस दिखाती है कि आपने कितना काम किया। तो उनके बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उतना बेटर होता है, उतना लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से होगी। तो ये मोटिवेशन जो क्या करता है कि आपकी कैपेसिटी का भरपूर उपयोग करने के लिए आपको प्रेरित करता है, काम करने के लिए आपको अग्रसर करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। एक शब्द में आंसर पूछा जाए कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है, एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है व्यक्ति के अंदर, एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। जानते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ एवं इसकी परिभाषा क्या क्या है? देखिए, प्रबंध एक नवोदित विषय है। नवोदित का मतलब क्या है? नव उदित, जो अभी नया उदय हुआ है, जिसका भी नया उदय हुआ है, जो भी मार्केट में न्यूली डेवलप्ड है। हाँ, तो नवोदित विषय एवं अभिप्रेरणा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरणा संबंधी नित्य नवीन विचारधाराओं की उत्पत्ति और इसके कार्य विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विचारकों ने
अभिप्रेरणा संबंधी नित्य नवीन विचारधाराओं की उत्पत्ति, इसके कार्य विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विचारकों ने इसे विविध प्रकार से परिभाषित किया है। लुथान्स, जी हाँ, लुथान्स के शब्दों में आज प्रत्येक व्यक्ति, जन सामान्य एवं विद्वानों की अभिप्रेरणा के संबंध में अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। सामान्य अर्थों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा है। कॉमन वर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो कॉमन कंक्लूजन के रूप में कहे तो ये क्या है, एक इंटरनल विश है, हमारी एक इच्छा शक्ति है या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है, धकेलती है, प्रेरित करती है, उसको बढ़ाती है। अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। और सबसे पहले जो परिभाषा हमारे सामने निकल कर आ रही है वो है स्टैनले वेंस की परिभाषा। और स्टैनले वेंस जो है वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति की कार्य करने को प्रेरित हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित कर दे। जी हां, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पापा ने आकर आपसे कहा बेटा देख ये तेरा 12th का एग्जाम है, ठीक है, और बस मेरी नाक का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी वैल्यू का सवाल है। वो देख, अगर तूने इसको बहुत अच्छे से फाइट कर लिया तो सभी समाज के अंदर मेरा नाम ऊंचा होगा। आज मैं समाज के सम्मेलन में गया था, वहां पर मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए। वहां पर मेरा भी एक अपना अलग रुतबा है। बेटा तेरे से मुझे बहुत उम्मीद है, कुछ ऐसा कर कि तेरे पापा का नाम रोशन हो। और आपने भी कह दिया पापा मैं कुछ करके दिखाऊंगा, देखना आपका सपना जरूर साकार करूंगा। तो आप अपने पापा के शब्दों से क्या हुए, प्रेरित हुए। आपके पापा के शब्द ने आपको क्या किया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया, ठीक है, आपको काम करने के लिए क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। बस इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी भावना जो आपको बस काम करने के लिए प्रेरित कर दे। कुर्स और डोनेल कहते हैं कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। एक छोटे बच्चे से मैंने कहा जिसे मैं जानता नहीं हूं, वो मुझे नहीं जानता है, एक जगह बैठा हुआ था, मैंने कहा बच्चा मुझे एक जग पानी पकड़ा दे। बच्चा भी बड़ा नोटी था, बच्चा ने मुझे घूर के देखा और बोला क्यों पकड़ाऊं, मैं तो नहीं पकड़ाऊं। मैंने कहा ठीक है डोंट वरी, मत पकड़ा। मैंने मेरी जेब से टॉफी निकाली और टॉफी निकाल कर वहां पर एक दो बच्चे और कर दे। मैंने कहा जो बच्चा मुझे वो पानी का जग पकड़ाएगा उसको मैं टॉफी दूंगा। जो बच्चा मुझे मना कर रहा था पानी का जग क्यों पकड़ाऊंगा आपको, वही बच्चा सबसे पहले बोला मैं पकड़ा दूंगा, मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलेगी। जो बच्चा मुझे पानी का जग पकड़ाएगा उसको टॉफी मिलेगी। वो बच्चा दौड़ के गया। तो यहां पर उस टॉफी ने क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया। मेरी इच्छा देखिए, इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए मेरी इच्छा क्या है कि पानी का जग मेरे पास में है, मुझे बिना मतलब मुझे ये बच्चा या मुझे कोई पानी पकड़ा दे, मेरी इच्छा थी मुझे कोई पानी पकड़ा दे पीने के लिए, और मैंने जैसा चाहता था वैसे हुआ। और वो मोटिवेशन किसने दिया, एक छोटी सी टॉफी ने दी। तो यहां पर संस्था में भी लोग ऐसे करते हैं, मैनेजर अपने कर्मचारियों से ऐसे कार्य करवा सकता है। मैकफार्लैंड के मत अनुसार अभिप्रेरण मूलतः मनोवैज्ञानिक धारणा है। मैकफार्लैंड कहते हैं कि ये कैसे उदाहरण है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या न करने ही तो प्रेरित करे। हां, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल चाबी है। क्या एक साइकोलॉजिकल चाबी है जो एक बार अगर कर्मचारी के दिमाग में भर दी जाए तो कर्मचारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, चलता नहीं है, दौड़ता है।
विलियम डी स्कॉट के अनुसार क्या कहते हैं विलियम डी स्कॉट? देखिए, विलियम डी स्कॉट का कहना है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। इनके शब्द भी वही हैं। विलियम ग्लुक कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। ग्लुक के शब्दों में यह एक आंतरिक स्थिति है, इंटरनल कंडीशन है, जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित एवं क्रियाशील रखती है, एक्टिवेट करती है, लक्ष्यों की ओर दौड़ाती है, उसे अर्जित कर लक्ष्य के लिए, लक्ष्य को अर्जित करने के लिए प्रवाहित करती है, क्रियाशील बनाए रखती है उसे। इस प्रकार उपरोक्त वाणिज्य परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है। देखिए, व्यक्ति प्रेरित किस चीज से होता है? व्यक्ति प्रेरित होता है आवश्यकता से। जिस व्यक्ति की जो नीड है, अगर उसे वह चीज दे दी जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्राहम एच मास्लो ने कहा है, ठीक है। जिस व्यक्ति की जो नीड है, अगर उसे वह चीज मिल जाए तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? मोटिवेट होता है, जिससे व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने तो अपना अधिकतम योगदान संस्था को दे सकता है। आगे पढ़ रहे हैं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको अभिप्रेरणा अपने अंदर समाहित किए हुए हैं? एग्जाम में क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशंस। अभिप्रेरणा की कोई 2 विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जो कि अधिकतम 20 शब्दों के होते हैं, उन 20 शब्दों वाले क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। या फिर नया पैटर्न जो अब की बार होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है 2020-21 के जो ये सिलेबस में होने जा रहा है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो भी ऐसे टॉपिक्स, विशेषताओं में से पुटअप होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम एक पिक्चर को देख रहे हैं, उसको जानते हैं कि वो हमें क्या मोटिवेट कर रही है, वो हमें क्या संदेश दे रही है, और फिर उसके बाद जानते हैं मोटिवेशन की विशेषताएं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि जीवन में हमें कहते हैं ना कि अक्ल जो आती है ना, अक्ल, वो अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, ठीक है। और बिल्कुल सही कहा है कि पत्थर की जो चोट पड़ती है ना हथौड़े की, वही उसको भगवान बनाती है। तो आइए जानते हैं कि अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जो है वो है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत, सतत शब्द का मतलब क्या है? किसे कहते हैं सतत? सतत का मतलब क्या है? तो सतत का मतलब है कंटिन्यू, लगातार। सतत का मतलब है लगातार चलने वाली क्रिया है। मोटिवेशन कैसी क्रिया है? तो मोटिवेशन एक लगातार चलने वाली क्रिया है। आपने कर्मचारियों को एक बार मोटिवेट कर दिया, एक बार कह दिया, एक बार समझा दिया, दोबारा मत कहो, थोड़े दिनों बाद उसका असर कम हो जाएगा। देखिए, कितनी भी पैनी तलवार हो, उस तलवार को आप म्यान में रख दो या बाहर रख दो, और 5-7 साल के लिए उसका यूज मत करो, उसका उपयोग मत करो, और 5-7 साल 10 साल बाद उसको फिर उठा के देखिए, वो तलवार जिसको हमने बहुत पैना करके रखा था ना, वो तलवार रखे रखे उसकी सारी धार खत्म हो जाएगी। वो धार खत्म हो गई, हमें उसको काम में लेने के लिए पुनः फिर से उसके ऊपर धार देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मोटिवेशन जो है, अगर आपने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को मोटिवेशन दिया है और आप चाहते हो कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, तो आपको समय समय पर उसको वापस पुनर्मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। यह लगातार चलते रहने वाली क्रिया है। एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, एक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, पुनः दूसरे उद्देश्य के लिए हमें फिर से मोटिवेट होना पड़ता है, हमें फिर से मोटिवेशन की नीड पड़ती है।
ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया, यह एक लगातार चलने वाली क्रिया है। दूसरा बिंदु है, यह एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। जी हां, इसीलिए इसमें सबसे पहले व्यक्ति के मन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, उसकी आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है, और यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कौन सी चीज प्रेरित, इस व्यक्ति को कौन सी चीज प्रेरित करती है, कौन सी चीज ऐसी है जो इस व्यक्ति को ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। देखिए, एक व्यक्ति आपका फ्रेंड है जो आपके घर पे आता है, आप उसको भोजन खिलाना चाहते हैं, वह व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप उसके स्वागत में वेज परोसेंगे तो हो सकता है कि वो उतना ज्यादा खुश नहीं हो, लेकिन अगर आपने उसके स्वागत में नॉनवेज परोसा तो शायद वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी आपका फ्रेंड है, वो भी आपके घर पे दूसरे दिन आता है, और जब दूसरे दिन वह व्यक्ति आपके घर पे आता है तो वह व्यक्ति वेजिटेरियन है, लेकिन अगर आपने गलती से उसके आगे नॉनवेज परोस दिया तो वह खुश होने की बजाय नाराज होकर चला जाएगा। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि किस व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता है, कौन सा व्यक्ति किस बात से मोटिवेट होगा, उस बात का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उस बात को हमें जानना पड़ेगा, फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। हर व्यक्ति की अलग आवश्यकता, हर व्यक्ति की अलग मांग, हर व्यक्ति की अलग रुचि होती है, हर व्यक्ति का अलग इंटरेस्ट होता है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। आई ना बात, यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। व्यक्ति मोटिवेट क्यों होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जिस दिन आप स्कूल से लेट आए और उसी दिन आपका स्कूल में टिफिन नहीं गया, आपको जबरदस्त भूख लग रही है, आप भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है, बताइए, घर में आते ही आपने देखा कि आपके पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, लेकिन आपको ताला चाबी मिल जाती है, आप ताला खोलते हैं, बताओ बैग रखते ही आप सबसे पहले कहां जाएंगे? बोलो, किचन की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपकी जो भूख है ना, वो आपको प्रेरित कर रही है, वो आपको लेके जा रही है, वो आपको चालक का काम कर रही है, वो आपको किचन की ओर लेके जा रही है, ठीक है। तो मोटिवेट जो है ये हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि है, और जब हमारा पेट भर जाएगा हम किचन की ओर नहीं जाएंगे। हम स्कूल से आए, स्कूल में आज खाना पीना था, स्कूल से हम खाना वाना खा पी के आए, अब बताओ अब हम किचन की ओर जाएंगे? नहीं, अब तो हम बेड की ओर जाएंगे, बैग रखा और आराम करेंगे थोड़ी देर। अभी प्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन किसी भी घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को नहीं दिया जा सकता, किसी भी पत्थर को नहीं दिया जा सकता। शाहरुख खान की फिल्म थी शायद, हम तुम्हारे सनम या हम आपके कौन, ऐसी कोई फिल्म है, उसमें शाहरुख खान जो है वो एक घोड़े से बात करता है, घोड़े का पुतला होता है, उससे बात करता है, ए घोड़े, तू तो घोड़ा है ना, तू मेरा साथी है, तू तो मेरी बात को समझ सकता है क्योंकि तू घोड़ा है। बताइए, क्या वो घोड़ा शाहरुख खान की बात को समझ सकता है? नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक मात्र पुतला है। अगर पुतला न होकर असली का घोड़ा होता तो क्या समझ लेता? तब भी नहीं समझ सकता था, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स जो है उसको एक दूसरा मानव ही समझ सकता है, ठीक है। और यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है भावनाओं की, बात हो रही है, फीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है ये केवल मानवीय संसाधनों को ही दिया जा सकता है, केवल मानवीय संसाधनों पर ही इसका असर होता है, बाकी संसाधनों पर इसका असर नहीं होता। क्लियर? अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियां हैं। यस, मोटिवेशन की बहुत से मेथड है। जब आपके पापा या आपकी मम्मी आपको डांट डपट के बोले कि बेटा पढ़ना हो तो पढ़, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़, हमारे पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, ये खून पसीने की कमाई है, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई सब कुछ और जा किसी काम में लग जा, फालतू के पैसे नहीं आते मेरे घर के अंदर। आपको डांट रहे हैं और आपका दिमाग घूम रहा है और आपको लग रहा है कि यार मम्मी सही कह रही है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स कितने दुखी हो रहे हैं। तो ये
मोटिवेशन कैसा था? नेगेटिव, नकारात्मक मोटिवेशन था, जिसमें आपके पापा या आपके मम्मी या आपके टीचर्स आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, तो नेगेटिव मोटिवेशन है, नकारात्मक विधि है। लेकिन जब वही पेरेंट्स, वही टीचर्स आपके लिए अवार्ड रखते हैं, आपके स्कूल में अवार्ड रखा गया कि जो विद्यार्थी मेरिट में आएगा, फुल मार्क्स लाएगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएगा, उसको स्कूल की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा, 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आपके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा आपके लिए स्कूटी तैयार है, आपके लिए बाइक तैयार, आपके लिए नया मोबाइल तैयार है, बस जी जान लगा दो एग्जाम के अंदर और टॉप करके दिखाओ। और फिर आपको लगता है कि यार मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे आईफोन लेना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे स्कूटी लेनी है, और फिर आप मोटिवेट होकर के पूरा फोकस कंसंट्रेट करके लग जाते हो उस लक्ष्य के पीछे जो आपको स्कूल ने दिया है या आपके पेरेंट्स ने दिया है, तो वो सकारात्मक अभिप्रेरण है। तो मूल्यांकन, इसकी जो विधियां हैं, बहुत सी विधियां हैं, ठीक है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं होता, संतुष्टि हुई उसका कारण मोटिवेशन है, अभी उसका परिणाम होता है कि मोटिवेशन जो है हमें क्या प्रदान करता है? संतुष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। देखिए, मैं बता चुका कि मोटिवेशन एक ऐसी चाबी है, मेरी नजरों में, मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन का वही रोल है जो रोल एक खिलौने में चाबी का होता है। खिलौने में चाबी भर दो, खिलौना दौड़ेगा, ठीक है, उसी प्रकार से व्यक्ति के माइंड के अंदर मोटिवेशन रूपी चाबी भर दी तो वह व्यक्ति भी दौड़ेगा। और यहां पर यह कह रहा है कि कार्यकुशलता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्यकुशलता में मोटिवेशन से क्या होती है? वृद्धि होती है। अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है। मनोबल अल्पकालिक होता है, अभिप्रेरण दीर्घकालिक होता है। मनोबल आपके टॉपिक नहीं है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो अभिप्रेरण जो मनोबल से थोड़ा भिन्न होता है। अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं, मतलब पूरी तरह से, देखिए जब पूरी तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए, पूरी तरह से व्यक्ति का समर्पण देखा जाए तो बात करेंगे मोटिवेशन की, ठीक है। यह प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है। प्रबंधकीय सफलता मतलब मैनेजमेंट की सफलता, ठीक है, उसका कारण और उसका परिणाम दोनों क्या है? तो दोनों है मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, वो टॉपिक है अभिप्रेरणा की आवश्यकता। सबसे पहले कोटेशन दी हुई है आपके लिए और पढ़ते हैं उस कोटेशन को, जिसमें क्या लिखा हुआ है और ये हमें क्या संदेश दे रही है, जो कि स्पेशली मैंने आपके लिए इसमें इसको लगाया है ताकि आप इसको पढ़ें और समझ सके और इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि गिरते वही हैं जिसके पैरों में जान होती है। गिरते वही हैं जिसके पैरों में जान होती है, दौड़ने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और जो दौड़ लगाने की क्षमता रखता है वही तो गिरेगा। जिसके पैर ही नहीं है, जिसके दौड़ लगाने की क्षमता ही नहीं, तो वो क्या दौड़ लगा सकता है? तो इसलिए गिरने से मत घबराइए, डरिए मत, बस उठने का साहस रखिए। वापस जीरो से हीरो बन सकते हैं, और बनना है तुम्हें जीरो से हीरो बनना है। चलिए अभिप्रेरण की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है। देखिए, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, कहा कि मोटिवेशन का मेरे अनुसार वही रोल है, वही भूमिका, वही महत्व है जो खिलौने में किसका है? चाबी का है। यहां पर रैंसिस लिकर्ट नाम के जो स्कॉलर हैं, ये रैंसिस लिकर्ट नाम के स्कॉलर कहते हैं कि इसे प्रबंध का हृदय कहा गया है। इसे प्रबंध का हृदय कहा गया। जो भूमिका, जो रोल
हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट का है, हमारे दिल का है, वही भूमिका, वही रोल एक संस्था के अंदर मोटिवेशन का है। जैसे हमारा दिल धड़कता है, पंपिंग करता है, तो ब्लड की सप्लाई होती, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब मोटिवेशन संस्था में दिया जाता है तो कार्य आगे बढ़ता है, लक्ष्य की ओर हम प्रवाहित होते हैं, हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर दिल का धड़कना बंद हो जाएगा तो रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, और अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कर्मचारियों के द्वारा काम करना बंद हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे प्रबंधन का हृदय कहा गया है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो ये अपनी मुख्य भूमिका निभाता है कि प्रबंध का हृदय किसे कहा गया? तो प्रबंध का हृदय मोटिवेशन को कहा गया है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही सजीव एवं सक्रिय साधन है। अभिप्रेरण के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखा जा सकता है। जितने भी संसाधन है मोटिवेशन, जितने भी संसाधन है, भौतिक हो या मानवीय, क्लियर, उन सभी संसाधनों में केवल और केवल मानवीय संसाधन ही एक्टिव होता है। भौतिक संसाधन एक्टिव नहीं होता। मैं इस पेन को रख दूं यहां पर, मैंने पेन को रख दिया, बोलूं पेन भाई साहब आप जरा वहां पे चल के बताएं, क्या पेन चल सकता है? नहीं चलेगा, क्योंकि ये निष्क्रिय है, ये भौतिक संसाधन है। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि प्लीज आप मेरे पास आइए, तो वो आ जाएंगे, है ना, तो वो मानवीय संसाधन है। तो सक्रिय संसाधन केवल मनुष्य है। यदि मानवीय संसाधन को अभिप्रेरित होकर कार्य करने में तो तत्पर हो जाए तो उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो जाएगी। देखिए, जब तक ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन जो है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक सारे संसाधन डीएक्टिव के डीएक्टिव ही रहेंगे। उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सभी संसाधनों की उपयोगिता मानवीय संसाधन पर टिकी हुई है। और इसीलिए रैंजिस लिकर्ट ने इसे क्या कहा है? प्रबंध का हृदय का है। आगे बात करते हैं, अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय पहलू से है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं कि मानवीय पहलू जो है उसका संबंध किससे है? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है एवं उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी उपक्रम के कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी योग्यता, कार्य क्षमता में निरंतर ह्रास होता जाएगा। मैंने अभी आपको एक तलवार का एग्जांपल दिया था कि कितनी भी पैनी तलवार हो, अगर उसे रख दो, काम में मत लो, तो एक निश्चित समय के बाद में वह तलवार, उसकी धार खत्म हो जाएगी, वह तलवार यूजेबल नहीं रहेगी। तलवार तलवार नहीं होकर लोहे का टुकड़ा मात्र रह जाएगी। तो इसी प्रकार से किसी भी संस्था में कितने भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उन योग्य व्यक्तियों को समय समय पर अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वही कर्मचारी जो किसी समय पर बहुत योग्य थे, बहुत लायक थे, बहुत जुझारू थे, वही कर्मचारी संस्था में डल हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। हाँ, मजबूत से मजबूत संगठन बना हो, लेकिन अगर उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं है तो वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि उस संस्था के कर्मचारी तो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे आपने अपने रथ के अंदर बीमार घोड़े जोड़ दिए हो। बीमार या 10-15 दिन से भूखे जो बैल हैं उनको जोड़ दिया हो, उनको लगा दिया हो। अब बीमार घोड़े या भूखे बैल उस रथ को खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक एनर्जी है। मोटिवेशन क्या है? एक एनर्जी है। अभिप्रेरण के महत्व को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पूर्व हमें यह भली बात समझ लेना चाहिए कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन सदैव से ही जटिल, चुनौतीपूर्ण एवं
रहस्यमय रहा है। अभिप्रेरण के माध्यम से कर्मचारियों के इस चुनौतीपूर्ण व्यवहार तथा उनकी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आ रही है। देखो, संवेगों, उद्वेगों, आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रेरणाओं आदि को समझकर उनके व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाया जा सकता है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मोटिवेशन एक जटिल क्रिया है। क्यों? अभिप्रेरणा एक जटिल कार्य है। मैंने मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। व्हाई? एक्सप्लेन इट। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्योंकि कर्मचारियों का जो व्यवहार होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनकी संवेग, उनकी उद्वेग, उनकी आवश्यकताएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, ये सब अलग अलग होती है। और मोटिवेशन देने से पहले हमें इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करना होता है। हमें इन सभी चीजों के बारे में जानना होता है कि किस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व, निष्ठा, वफादारी की भावना पैदा की जाती है। अभिप्रेरणा के महत्व की आवश्यकता के संबंध में जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्ययन क्लेरेंस फ्रांसिस का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। अभिप्रेरणा के महत्व को अग्रांकित बिंदुओं से समझ सकते हैं। देख, कितनी अच्छी बात कही है। क्लेरेंस फ्रांसिस कहते हैं कि आप पैसे के दम पर योग्य से योग्य, टैलेंटेड से टैलेंटेड व्यक्ति, अच्छे से अच्छे एग्जामिन करके व्यक्ति को संस्था में लगा सकते हैं। लेकिन क्या वह व्यक्ति आपकी संस्था में टैलेंट दिखा पाएगा? क्या वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या जैसा आप चाहते हो वह व्यक्ति वैसा कर पाएगा? जी नहीं। अगर आपने उसको मोटिवेशन नहीं दिया, अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया है, वह व्यक्ति आपकी अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग संस्था में करे, अगर आप चाहते हैं कि जैसा हमने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की प्राप्ति उसी समय पर हो, तो आपको उस व्यक्ति को मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन के प्रभाव से कम योग्यता वाला व्यक्ति भी अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को बीट कर सकता है, उससे आगे, उससे पहले, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करके दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उत्साह होता है, उसके अंदर पहल करने की क्षमता होती है और उसके अंदर वफादारी होती है। ठीक है, तो यही तो वो गुण है जो अपनत्व का भाव प्रकट करते हैं। मोटिवेशन ही तो वो चीज है जो कर्मचारियों के अंदर अपनत्व की भावना को जगाता है। क्लियर? देखते हैं और कौन कौन से बिंदु हैं जो स्पष्ट करते हैं मोटिवेशन के महत्व को। तो सबसे पहला बिंदु है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। मोटिवेशन जो है वो हमें हमारे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या है? सहायक है। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों के एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन, उच्च एवं गुणवत्ता किस्म का माल, श्रेष्ठ व आधुनिक तकनीक तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के होने के बावजूद भी अभिप्रेरणा के अभाव में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है। बिल्कुल, वो सब कुछ चीज आपके पास है। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में से आप केवल और केवल आपकी शक्ति को कम कर दें। आपकी शक्ति आपके पास में नहीं है, आप में काम करने की एनर्जी नहीं है, आप जीवित हैं, आप जीवित हैं। ठीक है, आप चल फिर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर आज क्या नहीं है? आज आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। और आज आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो क्या आप काम कर पाएंगे? आप काम नहीं कर पाएंगे। आप जीवित होते हुए भी मरणासन हैं। क्यों?
क्योंकि आज आपके अंदर शक्ति नहीं है, आपके अंदर आज एनर्जी नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है। आपने 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2 दिन से भूखे होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बराबर एनर्जी से प्रयोग कर सकते हैं, उसी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एलन ने ठीक लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, देखिए अभिप्रेरणा जो है वो हमें और क्या महत्व रखती है हमारे लाइफ में, हमारे मैनेजमेंट स्किल में। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसके कार्य की महत्ता, उपादेयता का विश्लेषण करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। उपादेयता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्वता। ठीक है, यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी, सबसे बड़ी चीज है इंटरेस्ट। जो चीज हमारे इंटरेस्ट की होती है, अरे छोड़ो काम को यार, अगर जो सब्जी मम्मी ने घर पे बनाई है वो हमारे इंटरेस्ट की है ना, तो भैया फिर तो आज दबा के खाना खाना है ना। 2 की भूख होगी ना 3 चल जाएगी, लेकिन अगर आज सब्जी हमारे मन की नहीं बनी, तो आज डिश हमारे मन की नहीं बनी, तो 3 की भूख होगी ना तब भी 2 ही खा पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों में रुचि उत्पन्न करना। अगर रुचि जागृत करने में संस्था प्रधान सक्षम हो गया तो कर्मचारी जी और जान से लग जाएंगे, और अगर कर्मचारी आपकी संस्था में जी जान से लग गए तो संतुष्टि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगला बिंदु है संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग, अगर मानव संसाधन अभिप्रेरित है तो सभी संसाधनों का सदुपयोग होगा। अगर मानव संसाधन अभिप्रेरित नहीं है तो किसी भी संसाधन का सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि सभी संसाधनों का उपयोग करता है कौन? सभी संसाधनों का उपयोग करता मानव संसाधन है। ठीक है, अगला बिंदु है मनोबल में वृद्धि। मनोबल क्या है? तो मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है, कार्य करने की इच्छा का नाम है। और मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन अनिच्छा को इच्छा में कन्वर्ट करता है, उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। उस बच्चे की इच्छा नहीं थी मुझे पानी पिलाने की, मैंने कहा बच्चा टॉफी मिलेगा, उसने कहा टॉफी देंगे सर, मैंने कहा यस, बच्चे ने मुझे जग लाके तुरंत पकड़ा दिया। तो बताओ अनिच्छा को कन्वर्ट किसने कर दिया? टॉफी ने इच्छा में कन्वर्ट कर दिया। अगला बिंदु है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। मोटिवेशन, मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स मतलब अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, दोनों के बीच अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करता है। अक्सर होता यह है कि संस्थाओं में उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं अक्सर उनके अंदर आपस में विरोधाभास पाया जाता है। उच्च वर्ग जो है, उच्च मैनेजमेंट जो है वो कर्मचारियों को महत्व नहीं देता, और कर्मचारी जो है वो मैनेजमेंट को महत्व नहीं देता। कर्मचारी अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, सुपरमैन मानते हैं, और उच्च प्रबंधक है वो अपने आप को सुपरमैन मानते हैं। लेकिन क्या दोनों में से एक को निकाल दिया जाए तो संस्था चल पाएगी? जी नहीं। मोटिवेशन एक ऐसा बिंदु है जो दोनों को आपस में मिला के रखता है, जॉइंट करके रखता है, कर्मचारियों को भी और प्रबंधन को भी, दोनों को आपस में एकजुटता लाने में काम करता है। तो अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होगा। जिस संस्था में मोटिवेशन का प्रभाव होगा वहां पे कर्मचारी दिल से जुड़कर काम करेंगे, चाहे वो प्रबंधक हो चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी हो। कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। आप बताइए
बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो बच्चा पढ़ने में आनाकानी करता है, खेलने के लिए बोल दो, खेलने में आनाकानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खेलने में उसकी रुचि है, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है। लेकिन आपने उसको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक दे दिया पढ़ने के लिए, आपने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो उसको दिखा दिया पढ़ने के लिए, और अगर उसकी रुचि जागृत हो गई तो अब बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर यही है, अगर कर्मचारियों की रुचि जागृत हो गई, कर्मचारियों का मन अगर संस्था से लग गया, अगर कर्मचारी संस्था की ओर आकर्षित हो गए, कर्मचारियों को यह महसूस होने लग गया कि यह संस्था हमारी है, तो कर्मचारी छोड़ करके नहीं जाएंगे। आवर्तन का मतलब होता है संस्था को छोड़ के चले जाना, फिर नए कर्मचारी का आना, फिर वो कुछ समय काम करे फिर छोड़ के चले जाए, तो आवर्तन दर में कमी आएगी। ठीक है, कर्मचारी टिक करके एक जगह संस्था में काम करेंगे और एब्सेंट भी नहीं होंगे। व्यक्ति वहां ज्यादा जाता है जिस जगह उसका मन लगता है, जिस जगह जाना उसको लाइक होता है, जिस जगह जाने में उसको मजा आता है। हाँ, अगर संस्था में एक व्यक्ति को अगर उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाए, जैसी उसकी रुचि है, तो वह व्यक्ति कभी छुट्टी नहीं करेगा, वहां जाएगा। तो यहां पर भी यही कह रहा है कि कर्मचारी अनुपस्थिति दर में क्या आएगी? कमी आएगी, आवर्तन दर में कमी आएगी। व्यक्ति क्यों छोड़ के जाएगा? क्लियर? एक व्यक्ति को संस्था में जो चाहिए वो मिल रहा है, पैसे की जगह पैसा मिल रहा है, मान की जगह मान मिल रहा है, सम्मान जगह सम्मान मिल रहा है, और उसे वही काम मिल रहा है जिसको करने में उसको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो व्यक्ति नो डाउट संस्था में टिक के काम करेगा, संस्था के लिए जी जान से काम करेगा। प्रबंधकीय कार्यों का आधार और जितने भी मैनेजरियल वर्क हैं, चाहे वो नियोजन हो या संगठन हो या समन्वय हो या निर्देशन हो, उन सभी कार्यों का क्या है? वो आधार है। स्पेशली डायरेक्शन जो दिया जाता है, निर्देशन जो दिया जाता है, तो निर्देशन में मोटिवेशन समाहित होता है। अगर आप किसी को दिशा निर्देश दे रहे हैं और अगर उसके अंदर मोटिवेशन है, तो नो डाउट आपका निर्देशन इफेक्टिव होगा, आपका निर्देशन प्रभावी होगा। तो इसीलिए कहा गया कि प्रबंधकीय कार्यों का आधार क्या है? प्रबंधकीय कार्यों का आधार है अभिप्रेरण। एक यहां पर और भी पिक्चर देखने को मिल रही है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जिसके अंदर वो उम्मीद है वो सब कुछ कर सकता है। एक लाइन और रह गई थी कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बॉल उठाए, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है ना? क्योंकि ईश्वर तो आपको ब्लैंक चेक देता है, आप उसमें कितना अमाउंट भर सकते हो अपनी मेहनत के द्वारा, ये डिपेंड आप पे करता है। और अंतिम बिंदु है इस चैप्टर का, वो है परिवर्तनों में सख्त सुविधा। अक्सर परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन संसार का पहला नियम है, और जब जब परिवर्तन होते हैं तब तब अक्सर कर्मचारियों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। अगर कर्मचारी मोटिवेट है, अगर कर्मचारी मोटिवेटेड है, संस्था प्रधान ने, प्रबंधन ने अगर उनको मोटिवेशन दे रखा है, तो वो आपकी बातों का विरोध नहीं करेंगे, अपितु तो इनोवेशंस को अपनाएंगे। ठीक है, अगला बिंदु है समूह भावना का विकास। सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर रहेंगे अगर मोटिवेटेड कर्मचारी हैं तो। संस्था की ख्याति में वृद्धि, जब संस्था में सब लोग दिल से काम करेंगे, आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे, मोटिवेट होकर काम करेंगे, तो संस्था का लाभ बढ़ेगा। और जब संस्था का लाभ बढ़ेगा तो संस्था की ख्याति दूर दूर तक पहुंचेगी, विदेशों तक पहुंचेगी। व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है। EFL ब्रिज के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है तथा निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंध के कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति आवश्यक है। अभिप्रेरणा के क्रियान्वयन से ही प्रबंध के कार्यों में गति लाई जा सकती है। बिना मोटिवेशन के मैनेजमेंट के सारे कार्य उसी प्रकार है जिससे बिना एनर्जी का एक इंसान हो। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की, प्रबंधकीय मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, उसका चैप्टर नंबर 4, और वो है मोटिवेशन और मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हमने मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा, उन चीजों को जाना, समझा,
ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको लाइफ में उतारने का प्रयास भी करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो विश्वास रखो अपने आप के ऊपर। अगर विश्वास है खुद के ऊपर तो ध्यान रखिए आपका लक्ष्य भी है आपके सर पर। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए जोश नए जुनून के साथ फिर आऊंगा आपको जगाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा।